हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ओन चैनल डेली स्टॉक। तो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर मैं आपको कोफोर्ज के पूरे शेयर का एनालिसिस बताऊंगा और ये भी बताऊंगा कि अब आपको कोफोर्ज के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। और दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि आपको रोज ये सारी अपडेट्स हमारे चैनल के ऊपर मिलने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पे कोफोर्ज कंपनी काम क्या करती है। तो देखिए, कोफोर्ज कंपनी यहाँ पे आईटी सॉल्यूशन कंपनी है। मतलब जो डिफरेंट कंपनीज होती हैं उनको यहाँ पे आईटी सर्विस प्रोवाइड करवाने का ये कंपनी काम करती है। अब जैसे बैंकिंग सर्विस के अंदर जो बैंकिंग का पूरा डेटा वगैरह होता है तो उसको सिक्योर रखने का काम करती है। फिर उसके अलावा जो इंश्योरेंस सर्विसेज जो हमको नेट के थ्रू मिलती है तो वहां पर उससे रिलेटेड भी ये कंपनी काम करती है। तो पूरा एज अ होल अगर आप देखोगे, एक आईटी प्रोवाइडर ये कंपनी है जो अपने क्लाइंट को अच्छी सर्विसेज प्रोवाइड करवाती है। तो ऑल ओवर अगर आप देखोगे तो जो दूसरी आईटी कंपनीज है, टीसीएस, इन्फोसिस, विप्रो, ये कंपनीज इसके कंपटीटर हैं। अब ये देखिए, 21,468 करोड़ का इसका मार्केट कैप है। एक मिड कैप कंपनी है। अगर देखिए, मिड कैप कंपनी होने के बावजूद ये आपको इंडस्ट्री के कंपैरिजन पे प्रीमियम वैल्यूएशन पर ट्रेड होती हुई नजर आ रही है। अगर आप प्राइस टू बुक रेशियो की बात करेंगे तो वो भी यहाँ पे 8.71 टाइम्स है। तो देखा जाए, थोड़ा वैल्यूएशन का कंसर्न हमको यहाँ पे नजर आता है, क्योंकि जो वैल्यूएशन जो है वो इंडस्ट्री के कंपेरिजन में एक्सपेंसिव है, जो कि मेरे ख्याल से एज अ मिड कैप कंपनी थोड़ा यहाँ पे जो एक्सपेक्टेशन है फॉरेन इन्वेस्टर्स और हमारे डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड की, तो वो मुझे ऐसा लगता है कि यहां पर बहुत ज्यादा है। तो इसीलिए यहां पर ये आपको प्रीमियम वैल्यूएशन पर ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है। तो अब आगे चल के हम देखते हैं क्या ये प्रीमियम वैल्यूएशन पे जो ये ट्रेड हो रहा है, क्या ये जस्टिफाइबल है या नहीं है। तो इसलिए चलिए हम आगे देखते हैं। अब ये देखिए, अगर हम रेवेन्यूज की बात करें तो ये देखिए, 2018 से अगर हम 19 पे कंपैरिजन करेंगे तो अराउंड 20% का ग्रोथ हमको कंपनी के टोटल रेवेन्यू में देखने को मिला था। फिर उसके बाद अगर आप देखोगे तो वो रेवेन्यू ग्रोथ यहाँ पे अराउंड 15% हो गया था और उसके बाद ये अराउंड 10% हो गया है। तो परसेंटेज वाइज अगर हम ग्रोथ की बात करेंगे तो हर साल यहाँ पे जो रेवेन्यू का ग्रोथ है परसेंटेज वाइज वो यहाँ पर कम हो रहा है। तो ऐसे जिस तरीके से ये परसेंटेज वाइज ग्रोथ कम हो रहा है तो आने वाले टाइम पे ये 10% से 9%, 8% या फिर कांस्टेंट 10% इतना रह सकता है। तो देखिए, अगर ये यहाँ पे प्रीमियम वैल्यूएशन पर ट्रेड हो रहा है तो मेरे ख्याल से कम यहाँ पे 20% से ज्यादा की ग्रोथ हमको कंपनी के रेवेन्यूज में देखने को मिलनी चाहिए। अब इसके बाद अगर हम प्रॉफिटेबिलिटी की बात करेंगे तो 18 से 19 में प्रॉफिटेबिलिटी अराउंड अगर आप देखोगे तो 30 to 40% बढ़ी। फिर उसके बाद में अगर आप देखोगे तो 19-20 वाले फाइनेंशियल ईयर में सिर्फ 10% की ग्रोथ हमको कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी में देखने को मिली। अब उसके बाद ये जो रिसेंटली जो फाइनेंशियल ईयर खत्म हुआ है इसके अंदर अगर आप देखोगे तो सिर्फ 5% यहाँ पे एज अ होल पूरे फाइनेंशियल ईयर में कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ी है। तो देखिए, अभी कोविड की वजह से भी इश्यूज रहे हैं, लेकिन अभी जो लेटेस्ट कंपनी के रिजल्ट आए थे उसके बाद शेयर का प्राइस भी बहुत भागा है। लेकिन मेरे ख्याल से क्यों भागा है इसका रीजन मुझे अभी तक समझ में नहीं आया, क्योंकि कुछ हट के कंपनी के रिजल्ट नहीं थे। कंपनी के ऐसा 40 से 50% का ग्रोथ कंपनी के रिजल्ट में देखने को मिला हो तो ऐसा कुछ भी नहीं था। तो इसीलिए यहाँ पे थोड़ा स्पेक्यूलेशन इस स्टॉक में हो रहा है, ऐसा मुझे नजर आता है। अब ये देखिए, अगर हम होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो 63.99% का स्टेक यहाँ पे प्रमोटर्स के पास पड़ा है। फिर उसके अलावा अगर हम देखेंगे तो FII DIS के पास भी यहाँ पे अराउंड 25% का स्टेक इस कंपनी में पड़ा है, मतलब दोनों का मिला के। फिर उसके बाद जो जनरल पब्लिक यानी कि हमारे जैसे जो रिटेल इन्वेस्टर्स है उसका इन कंपनी में 9.54% का स्टेक है। स्टेक यानी कि इतना होल्डिंग उनका है। तो देखिए, यहां पर मेन क्या होता है कि जैसे रिजल्ट आते हैं तो जो मेन हमारे रिटेल इन्वेस्टर्स होते हैं तो वो स्टॉक को लेने के लिए वहां पे मतलब रिटेल इन्वेस्टर्स की जनता वहां पर आ जाती है। मतलब जितने ज्यादा मतलब पूरी सेना होती है रिटेल इन्वेस्टर्स की, वैसे वो स्टॉक को खरीदने आ जाते हैं। तो उससे वहां पे जो इनिशियल डिमांड होती है वो बहुत ज्यादा क्रिएट हो जाती है। तो एक मेन रीजन ये भी रहता है। और अगर अभी आप देखोगे तो पब्लिक के हाथ में यहाँ पे बहुत कम होल्डिंग है, तो मार्केट में सप्लाई भी कम है, क्योंकि यहाँ पे जो म्यूचुअल फंड है, फॉरेन इन्वेस्टर्स है, ये अपने स्टॉक को होल्ड करके रखते हैं और प्रमोटर्स अपना स्टेक उनको जब तक जरूरत नहीं होती है तब तक वो नहीं बेचते। तो इसीलिए मार्केट में सिर्फ अभी अराउंड 10% का भी मार्केट में सप्लाई चल रहा है। अब ये देखिए, अगर हम इसके बाद में अगर हम कंपनी के 3 क्वार्टर्स की अगर हम अभी की जो रेवेन्यू स्टेटमेंट की यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये देखिए, पिछले तीनों क्वार्टर से यहाँ पे लगातार कंपनी की जो टोटल इनकम है वो हमको बढ़ती हुई नजर आ रही है और जो कंपनी की टोटल सेल्स है वो भी यहाँ पे हमको बढ़ती हुई नजर आ रही
है। अब इसके बाद अगर हम प्रॉफिटेबिलिटी की बात करें तो प्रॉफिटेबिलिटी भी यहाँ पे तीनों क्वार्टर से लगातार कंपनी की बढ़ती हुई आ रही है। लेकिन ये देखिए 123 करोड़ का यहाँ पे कंपनी का जो क्वार्टर 3 था उसमें प्रॉफिट था और उसके बाद में 137 करोड़ हुआ, यानी कि सिर्फ 10% की ग्रोथ हमको यहाँ पे कंपनी के रेवेन्यूज में देखने को मिली थी। तो ऐसा कुछ हट के यहाँ पे कंपनी में हमको नजर नहीं आ रहा है, फिर भी यहाँ पे स्टॉक भागा है। तो उसका मतलब यही है कि वहां पर एक अच्छी खासी डिमांड क्रिएट हुई और सप्लाई मार्केट में जैसा कि मैंने आपको बताया कि ज्यादा नहीं था, इसीलिए वहां पर आपको स्टॉक भागता हुआ नजर आया। अब ये देखिए यहाँ पे जो कंपनी के रिटर्न रेशियोज है वो यहाँ पर बहुत अच्छे हैं। अगर आप देखोगे 2019 के बाद अगर आप देखोगे 19% का था, 18.52 और अभी 18.47 है। देखिए पिछले 2 फाइनेंशियल ईयर से ये कम जरूर हुआ है, लेकिन मेरे ख्याल से 18.47% का रिटर्न ऑन इक्विटी बहुत अच्छा है। अगर हम आरओसी की बात करेंगे तो वो भी यहाँ पे 23.53% है। तो देखिए पिछले 2 साल से ये परसेंटेज भी कम हुआ है, लेकिन जब तक ये नंबर 20% से ज्यादा है मेरे ख्याल से कोई इश्यूज नहीं है। अब उसके बाद अगर हम यहाँ पे रिटर्न ऑन एसेट्स की बात करेंगे तो वो भी यहाँ पे पिछले 2 साल से आपको कम होते हुए नजर आए हैं। वैसे ऑल्दो पिछले साल के मुकाबले रिटर्न ऑन एसेट बढ़ा है, लेकिन देखिए ये भी अगर 10% से जब तक ऊपर है तो यहाँ पर कोई भी इश्यूज नहीं है। तो रिटर्न रेशियोज भी यहाँ पर कंपनी के अच्छे हैं, जिसकी वजह से मेरे ख्याल से मार्केट इसे प्रीमियम वैल्यूएशन दे रहा है। अब ये देखिए मेन इस कंपनी की अगर हम बात करें तो इसको ऑन डेट यहाँ पे कंपनी का कोई भी डेट नहीं है, पूरी कंपनी यहाँ पे इक्विटीज के ऊपर ही डिपेंड है। मतलब जो भी कंपनी के ओनर्स है यानी कि जो आप शेयर होल्डर्स हैं तो उनका ही पैसा यहाँ पे पूरे बिजनेस में लगा हुआ है। और ये एक मेन रीजन ये भी होता है कि एज अ मिड कैप कंपनी अगर आपकी कंपनी डेट फ्री है तो मार्केट को ऐसा लगता है कि आने वाले टाइम पे वहां पे अर्निंग विजिबिलिटी बहुत ज्यादा है, और अगर ज्यादा रेवेन्यू ग्रोथ अगर बिजनेस में देखने को मिलेगा तो प्रॉफिटेबिलिटी एट द एंड आपकी ऑटोमेटिकली ज्यादा बढ़ेगी, क्योंकि आपका कोई इंटरेस्ट पेमेंट होगा नहीं तो ऑटोमेटिकली वहां पर आपकी अर्निंग बढ़ती हुई नजर आएगी। तो अधिकतर क्या होता है कि जितनी भी मिड कैप या स्मॉल कैप कंपनीज होती हैं तो वहां पर उनका डेट होता है तो उनके अंदर अर्निंग विजिबिलिटी अच्छी नजर आती है। लेकिन अर्निंग विजिबिलिटी के बाद क्या होता है, अगर आने वाले टाइम पे रेवेन्यू ग्रोथ अच्छा भी होता है लेकिन उसमें से कुछ पार्ट वहां पे उनका इंटरेस्ट पेमेंट में चला जाता है, तो यहां पर वो कोफोज के साथ वो चीजें नजर नहीं आती हैं। अब ये देखिए 3543 पे यहाँ पे कोफोज का शेयर अभी ट्रेड हो रहा है और 3585 का इसका हाई है। तो देखिए यहाँ पर अगर हम बात करेंगे एक वैल्यूएशन का कंसर्न मुझे यहाँ पे नजर आता है। तो जो भी यहाँ पे लॉन्ग टर्म के लिए इसमें इन्वेस्टेड है वो तो इन्वेस्टेड रहिए, और अगर बाई चांस ये स्टॉक गिरता है तो वहां पर इसको एवरेज किया जा सकता है। लेकिन जो लोग इसमें फ्रेश इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं मेरे ख्याल से मेरे लिए आपके लिए ये रही होगी कि यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पर वेट करना चाहिए। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, देखिए लमसम यहाँ पे लमसम इन्वेस्टमेंट बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। अगर यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना भी है तो एक एवरेज वे ऑफ अप्रोच यहाँ पर हम अपना सकते हैं। मतलब अभी थोड़ा इन्वेस्टमेंट कर लिया, फिर उसके बाद में हम थोड़ा ये स्टॉक अराउंड 5% गिरता है तो फिर हमने थोड़ा और बाई किया, 5% थोड़ा और गिरा तो हमने थोड़ा और बाई किया। तो ऐसा अप्रोच हम यहाँ पर अपना सकते हैं। लेकिन मेरे ख्याल से यहाँ पे फर्स्ट इन्वेस्टमेंट के लिए कम से कम यहाँ से 10% के करेक्शन के लिए वेट करना चाहिए, क्योंकि अभी जो वैल्यूएशन मुझे यहाँ पे नजर आता है ये वैल्यूएशन थोड़ा कंसर्न का है। और ऐसा नहीं कि कंपनी जो इसके कंपटीटर्स हैं उससे कुछ हटके परफॉर्मेंस यहाँ पर हमको दिखा रही है, तो ऐसा नहीं है। तो इसीलिए अगर कोई कंपनी जो एक एक्सपोनेंशियल ग्रोथ दिखा रही है तो मैं फिर भी बोलता कि यहाँ पर आप डेफिनेटली इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, क्योंकि कंपनी एक एक्सपोनेंशियल ग्रोथ दिखा रही है। बाद में आने वाले टाइम पे अगर ग्रोथ थोड़ी सी कम भी होगी तो भी मार्केट उसे फॉरवर्ड दे देगा। लेकिन यहाँ पर मुझे वैल्यूएशन के कंसर्न नजर आते हैं, तो कम से कम 3300 से पहले मेरे यहाँ पे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं दूंगा। लेकिन देखिए ये आपका मेरा पर्सनल ओपिनियन है, आपको अपने फाइनेंशियल एडवाइजर के एडवाइस लेकर ही काम करना है। अब थर्ड अगर हम बात करें तो यहाँ पे शॉर्ट टर्म व्यू की अगर हम बात करें तो स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई पर ट्रेड हो रहा है, थोड़ा अच्छा खासा वॉल्यूम नजर आ रहा है, तो हो सकता है कि थोड़े दिन और ये स्टॉक बुलिश रह सकता है। लेकिन जो लोग इसमें प्रॉफिट में हैं तो प्रॉफिट बुक करके निकल सकते हैं। तो दोस्तों मैं होप करता हूँ कि आपको कोफोर्ज के Q4 के रिजल्ट्स के बारे में ये थोड़ा मेरा बोलने का आइडिया हो गया है, तो इसके शेयर के एनालिसिस के बारे में अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है तो आप कमेंट कीजिए, मैं जरूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूंगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।